देखो गगन चौधरी जी, जी। हम लोग जो आइसोलेटेड प्रयास कर रहे हैं और जी। फालतू की आदर्श वाली बातें कर रहे हैं, जी। इससे हम इस देश का भला नहीं कर पाए। यदि जी। हम लोग डिवाइडेड फोर्स रहेंगे जी। तो कुछ नहीं कर। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर अलग अलग रहेंगे तो कहीं से कहीं तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके लिए जो है, देखो, आई डोंट नो आप इस पीड़ा को कहाँ तक महसूस करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय उस पीड़ा को महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं ने ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत जो है सत्ता हत्याई है और अंग्रेजों से साठगांठ करके हत्याई है। ये यदि जानकारी आप आपको है क्या? जी जी, मैंने उसके ऊपर पूरा अध्ययन किया है सर। जो चर्चिल ने 1912 में इसका प्लान बनाया, हम्म। और चर्चिल के द्वारा ये पूरा जो षड्यंत्र है, हम्म। ये चर्चिल के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उनको खाड़ी से तेल चाहिए था। हम्म। तो तेल चाहिए इंडिया जो था वो 20%, ऑल ओवर वर्ल्ड की 20% जनता हिंदुस्तान में थी। हम्म। सबसे बड़ी मतलब मैन पावर हिंदुस्तान में था। हम्म। तो उसने भारत को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो तोड़ा, पहले तो दो ही टुकड़ों में तोड़ा था। हम्म। और ये पूरा नक्शा इन्होंने पहले से बना के भेजा, जो जिसकी जानकारी माउंटबेटन को नहीं थी। हम्म। माउंटबेटन बहुत ही लिबरल आदमी था, मगर उसको उन्होंने अपना प्यादा बनाकर भेजकर नेहरू से जो, और नेहरू और इनके बारे में वो अच्छे से जानते थे कि इनके क्या संबंध हैं। देखिए, और आई उन्होंने, डोंट नो आपको किस हद तक बातें मालूम है कि नहीं मालूम है, क्योंकि जी आपने विषय छेड़ दिया है तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? जी 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 ये जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, ये बर्मा जी में डिप्लॉयड थे, राइट? जी जब जी कैबिनेट मिशन आया जी तो कैबिनेट मिशन ने जाके एक रिपोर्ट दी, क्योंकि कैबिनेट मिशन का बायकॉट वगैरह भी किया गया था। तो जी कैबिनेट मिशन ने एक रिपोर्ट दी कि भारतीयों में एक जवाहरलाल नेहरू नामक व्यक्ति है जो जी चारित्रिक कमजोरी से ग्रसित है। यदि जी हम उसे कल्टीवेट कर लेंगे तो हम्म, ये हमारा अच्छा प्यादा साबित हो सकता है, राइट? जी उस जी योजना के तहत जो है लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया, और जो मिसेज लॉर्ड माउंटबेटन थी, जी जी वो जिन्ना के साथ और जवाहरलाल नेहरू के साथ पड़ी थी। जी यह कारण था कि लॉर्ड माउंटबेटन को यहां लाने का, राइट? जी और जी जी और जो एडिना माउंटबेटन है, उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। और जी उस जवाहरलाल नेहरू को, जिसे वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था, जी गांधी जी का उपयोग करके उसे हम्म, वर्किंग कमेटी का ही नहीं बल्कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री भी बना दिया। हाँ बिल्कुल सही बात। और उस देश के प्रधानमंत्री ने जो संविधान बनाया, जी मुझे नहीं मालूम है कि आपको जानकारी है कि नहीं है, जी हमारे जी संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1960 से चालू है 1930 सर। है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है, जो उसका 1960 नाम, में। उसका जो मैं नाम लेके बता रहा हूँ ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ब्रिटिश ने ही हाँ बनाया था उसे। जी उससे जी 80% हिस्सा लिया गया है, राइट? जी जी, तो भारत शासन अधिनियम। हाँ 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 हाँ। जी तो जी जी इस जी प्रकार जो है, और हम्म, ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत जो है ये दास्ता स्वीकार की गई। आपको मालूम जी, नहीं कि जानकारी है कि नहीं है, आप मेरी फेसबुक पे नेहरू जी ने देखेंगे। 1949 में, हम जी, सो कॉल्ड स्वतंत्र स्वतंत्र कब हुए? 1947 में। 47 उसके में 2 साल बाद जो है नेहरू जी लंदन जाते हैं और क्राउन जी के साथ एक लंदन डिक्लेरेशन साइन करते हैं, जिसका जी नाम था लंदन डिक्लेरेशन 1949। जी, और उसमें क्राउन की मातहती को स्वीकार करते हैं। अब आप बताइए। तो आप ये बताइए कि ये व्यक्ति ऐसा कैसा व्यक्ति था जो बिना कैबिनेट को
बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए अपने देश को जो है किसी क्राउन की मातहती स्वीकार करना क्या देशद्रोह और देश के प्रति विश्वासघात नहीं कहलाएगा? बिल्कुल विश्वासघात तो है ही सर। पर एक बात ये भी देखने की है उसमें, अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है पूरी यानी उसमें आपको साफ समझ में आएगा कि हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो गांधी का नहीं, वो चर्चिल का हिंदुस्तान है। वो चर्चिल की प्लानिंग से पैदा हुआ हिंदुस्तान है। उस डॉक्यूमेंट्री को जरूर भेजिए, मैं जरूर देखूंगा। संभवतः मैंने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जी जी तो जी, मेरी जानकारी में ही कुछ इजाफा होगा, जरूर आप भेजिए। लेकिन मैं पूरी आपको क्या ये डॉक्यूमेंट्री। मालूम है कि जो कश्मीर की समस्या पैदा हुई है वो आर्टिकल 370 के द्वारा ना करके वो आर्टिकल 35A के तहत हुई, राइट? बाबा और साहब ने और तो दोनों चीज का बहुत विरोध किया था। और आप मेरे पास बीबीसी का बाबा हमने साहब का ये ओरिजिनल इंटरव्यू भी है। आर्टिकल 35A का तो विरोध करने को किसी को मौका ही नहीं था, क्योंकि नहीं, आर्टिकल 35, 370 का। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आर्टिकल जी 35A ना कैबिनेट में जी चर्चा हुई, ना इसे जी पार्लियामेंट में ले जाया गया, जी और दुष्टतापूर्वक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर इसे नोटिफिकेशन के द्वारा संविधान में इलीगली असंवैधानिक तरीके से जोड़ा गया। मैं जी गगन चौधरी जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जी। क्या हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को ताकत दी है कि वो अपने स्तर पर नोटिफिकेशन से संविधान के अंदर कोई आर्टिकल घुसेड़ दे? नहीं, उस बिना प्रोसीजर अडॉप्ट के कैसे कर लेंगे? मतलब प्रोसीजर को कहेंगे तो अपन को कहना पड़ेगा कि आर्टिकल 365 के तहत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में निहित है उसका पालन जी किए कोई भी चीज, बिना पालन किए कोई भी चीज संविधान में नहीं घुस सकती है। ये बात मानते हैं कि नहीं? जी, बिना पार्लियामेंट हाउस के की बहस तो के और फिर इसके तो बिना फिर नहीं की जाती। आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना जी बहस, बिना आर्टिकल 365 के संशोधन की प्रक्रिया को पालन किए मात्र जी राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से कैसे जारी किया गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इनका प्रस्ताव वापस किया था आर्टिकल 35A का, और उन्होंने प्रस्ताव को वापस करने के लिए 8 आधार भी दिए थे कि ये इन 8 आधारों के कारण यह संवैधानिक नहीं है। इन्होंने। जिसका जवाब जवाहरलाल नेहरू ने दिया कि मैं आपके सभी पॉइंट से सहमत हूं, आप इसे जारी करें, हम आपसे अनौपचारिक चाय पर चर्चा कर लेंगे। तो असंवैधानिक कार्य चाय पर चर्चा किया जा रहा है, क्या ये नेहरू जी के संवैधानिक रवैया है या असंवैधानिक रवैया है? ये भी असंवैधानिक रवैया है। आप संशोधन 38 और 39 देखेंगे आप, हम्म। तो पाएंगे कि जो राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वाला जो केस में डिसीजन हुआ था, हम्म। उसको डिसीजन को मतलब आदेश को पालन ना करना पड़े करके 38 और 39वां संशोधन संविधान में लाया गया। और पूरे की पूरे उठा के सेक्शन शेड्यूल 9 में उसको डाल दिया कि उस पर कोई चर्चा ही ना हो सके। मैं आप पूरे उस ये कॉन्स्टिट्यूंसी ये को तो भी ये देखेंगे। तो ये तो बाद की बात है, तो जी जी। ये तो जो है ना श्रीमती गांधी जी के समय की बात है। मैं तो हाँ एकदम शुरू की बात कह रहा हूँ। जब आप जी देखिए, आपके संविधान में कभी कहीं पे भी पार्टी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। जी तो जी जी जी, पार्टी जो बिल्कुल। अवतरित हुई है वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 1951 के माध्यम से जो है ना पार्टी अवतरित हुई है, राइट? जी अब बिल्कुल, ये इन्होंने वो बताइए, भी आयोग पे दबाव डाल के किया। नहीं इसमें तो दबाव की जरूरत नहीं थी, तो एक्ट पारित करना था। इस एक्ट के तहत ही तो आयोग पैदा हुआ, मतलब आयोग तो खैर संविधान के हम्म तहत पैदा हुआ, लेकिन जी ये ये एक्ट में ही जो है ना आयोग को बहुत सारी शक्तियां दी गई कि वो रजिस्ट्रेशन करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ये करेगा, वो करेगा। हम्म तो हमने कितना घटिया एक्ट बनाया जिसमें जी बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखी, इन पार्टियों जी। को भर भर के लाभ दिए, और ये जो पार्टियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां बन गई, परिवार की कंपनियां बन गई। ये पूरी कितना कारपोरेट ही कंपनियां बन गई। ये कितना दुष्टतापूर्वक एक्ट बनाया गया। इसमें ये जी प्रावधान क्यों नहीं किया गया
कि योग्य व्यक्ति जो अपराधी ना हो वो, और इन इन पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कृत अपराध की कैटेगरी में आएगा जिसके लिए इन्हें जेल भेजा जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था उसमें क्यों स्थापित नहीं की? ये तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो अगर इसको अपन 1930 में जब इन्होंने पहली बार घोषणा की थी आज़ादी की, नेहरू जी ने हम उपनिवेश नहीं बनेंगे करके जो इन लोगों ने मूवमेंट चलाया था, क्योंकि मेरे दादाजी बैरिस्टर गुलाब चंद चौधरी ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में नेहरू जी के साथ पढ़े हैं सर। ओके और फर्स्ट वर्ल्ड वार में फ्रांस में मेजर भी थे दादाजी। ओके और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत छिंदवाड़ा में उन्होंने की, और मतलब गांधी जी खुद घर आए हैं हमारे, जी और कांग्रेस की स्थापना करे के प्रथम अध्यक्ष एक बुजुर्ग थे विश्वनाथ सालपेकर जी, जी उनको बना के खुद जेल चले गए थे दादाजी, नागपुर सेंट्रल जेल सीपी एंड बेरार में। जी। उस समय राजधानी नागपुर हुआ करती थी हमारी मध्य प्रदेश की। हाँ, उसको जो है तो मध्य जो है ना सेंट्रल प्रोविंस कहते थे, जी 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 उसका नाम सेंट्रल प्रोविंस था। हाँ हाँ, सीपी एंड बेरार। हाँ, पीपीएन बराबर, जी करेक्ट। जी। तो तो उस समय दादाजी जेल अब चले गए अब थे। जो है गगन चौधरी जी, एक चीज ये समझना पड़ेगी कि जिस जी तरीके से भी घृणित तरीके से कार्रवाई करते हुए, देश को गुमराह करते हुए हमने सो जी कॉल्ड स्वतंत्रता पाई, तो जी जी, मैं वही बता रहा था सर, मैं वो उसी चीज को स्टेप पे एक लेके आ मिनट रहा एक था। मिनट पहले मैं एक जी प्रपोजिशन रख दूं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी 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 प्रपोजिशन ये है कि यदि कोई देश जो है किसी अन्य देश का गुलाम हो और उस जी देश में जो है सभी नियम कानून और व्यवस्था बनाई हो, तो जी यदि आप स्वतंत्र होंगे तो वही गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था अपने देशवासियों पे थोपेंगे या आप बिल्कुल। उसे बदलेंगे? उसको अगर आप स्वतंत्र होंगे तो उसको एक तरफ से पूरा खारिज करेंगे। हाँ, मतलब आप उसे हम्म, एक तरफ से पूरा खारिज करो या हटाएंगे। उसको रीड्राफ्ट करो या कम से कम उसे देशवासियों के हित में डेवलप करेंगे और उसको लाटशाही या बादशाही व्यवस्था नहीं बनाएंगे, नियम कानून जनता के लिए, जनता के लाभ के लिए बनाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये दुष्ट कांग्रेस ने और उसके बाद की जितनी भी सरकारें आई हैं जिसमें भाजपा भी सम्मिलित है, जी आज जी हमने आजादी का अमृत महोत्सव भी बना लिया है, जी जी लेकिन जी किसी भी दुष्ट राजनेता ने आपको ये बताया कि आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं और वही गुलामों के लिए जो बनाई गई उसके ऊपर उसको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए जो बादशाही व्यवस्था बनाई थी, वो बादशाही व्यवस्था भी आपकी आज भी आपके ऊपर थोपी हुई है। मेरे ख्याल से सर, आपको क्या जरूर बात बोल रहे हैं सर, क्या बात आपको बोली आप आपने। मैं परसों के दिन वीडियो बनाया हूँ फेसबुक पे मेरे, जी। पूरी यही बात मैंने कहा हूँ, आपको वीडियो पहुंचाऊंगा। अच्छा, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात जी कही। अब जी। आप ये बताइए ना कि जब 1860 का डंडा पकड़ो कानून आज तक चल रहा है। नहीं, ये दुष्टता पूर्वक आपके लिए अपने लाभ के लिए सोचा गया है, थोपा गया जी है। आज जी भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है और हाँ आपकी जो कानून व्यवस्था, जो न्याय, जो मुख्य पीनल कोड है जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं या जी भारतीय दंड विधान कहते हैं, वो जी जो जी है 1860 का है। जी तो हम लोग और हमारे ये राजनेता कितने दुष्ट हैं, और हम जी लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा और विद्वान मानते हैं, हम जी लोग कितने दुष्ट हैं कि अपनी जनता को ना जागृत करते हैं ना कुछ बताते हैं। और सर। इन्हों लोगों ने वही जो है अंग्रेजों के कंडक्ट रूल भी जो है थोप के रखे हैं, जिससे कि जो थोड़े बहुत विद्वान कुछ करने की स्थिति में हों वो ना कर पाए, इसलिए उनको उस तरीके के कंडक्ट रूल से बांध दिया। अब आप ये बताइए, इन दुष्ट लोगों ने, आप ये बच्चा, मैं इसको एक दूसरे ढंग से रखता हूं, जी जी यदि आपके देश पर लगभग 1100 वर्षों से एक प्रकार से या दूसरे प्रकार से आतताई आक्रमण करते रहे हों, हत्याएं जी भी की हों, महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए हों, उन्हें बेचा हो और उसके स्तूप भी लगाए हों जो आज भी विद्यमान हैं, हम्म, और फिर इसको एक परपाटी बना दिया कि जिसने जिसको आक्रमण करके जीत लिया उसको हरा दिया,
तो उसके जो है मंदिरों को, उसके धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचा के शक्ति प्रदर्शन का एक तरीके के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया, इसको ट्रेडिशन बना दिया गया। जब आप ने जो है अपनी आधी जनता को, जो कि देखा जाए तो वो भी जो है कन्वर्टेड मुसलमान ही थे, राइट, जी तो उनके लिए एक आपने एक देश ही दे दिया, तो जो शेष भारत बना था उसके राजनेताओं को अपने भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित करके उसे स्थापित करना चाहिए था, या तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है नियम कानून बनाना चाहिए था। और जो संविधान ने दिशा निर्देश दिए हैं उनका जी 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 बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जो मैं क्वेश्चन आपसे मूल पूछ रहा था कि जब हम स्वतंत्र हुए उसके पहले जो आतताई आए, आक्रमण किया, उन्होंने हत्याएं की, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा और उसके स्तूप लगाए, हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम कमजोर थे, संगठित नहीं थे। हमने उसके लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किया उस समय के जो भी हालात रहे। लेकिन आज जब आप स्वतंत्र देश बन गए हैं तो आप वैदिक ज्ञान को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को स्थापित करते या तुष्टीकरण की नीति अपनाते? आप मैं एक छोटी सी बात कहूंगा सर, हम कभी स्वतंत्र देश बने ही नहीं, हम मैनिपुलेटेड देश बने हैं। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम कैसे विद्वान हैं। हम जरूर कह रहे हैं कि हम आजाद हो गए। एक मिनट में आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर अंग्रेज तो नहीं बैठे हैं, बैठे तो भारतीय हैं, तो उस एक्सटेंट तक तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर होके व्यवस्था जो है ना बदली है। और हम भी यही कह रहे हैं कि इन दुष्टों ने वही गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है और एक घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया जिसमें अनपढ़, गंवार, मूर्ख लोग, बाहुबली और दल बदलू लोगों को जो है ना इन्होंने प्राथमिकता दी, अच्छे और एक व्यक्तियों को हमेशा साइडलाइन किया। तो मैं तो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए, जो भी आपके जो है जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और 4-4, 5-5 बार से बने हैं, और कुछ लोगों ने अपने पत्रों को भी स्थापित कर दिया है, जिन लोगों ने स्थापित नहीं कर पाए हैं वो स्थापित करने के दौर में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आपके प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? इनकी क्या शिक्षा है, क्या सोच है, क्या लक्ष्य है, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ये हमारे जनप्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? अगर हमारे लोग इतना सोचने के काबिल हो जाएं तो आज हमारे नीति निर्देशक तत्व तो हमारे घर तक पहुंच जाते। संविधान में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रियम्बल है वो भर हमारे लिए है, बाकी पूरा का पूरे 395 आर्टिकल जो हैं वो कहीं ना कहीं दुष्प्रेरण से प्रेरित, कहीं ना कहीं प्रेरित मिलते हैं आपको। नहीं, लेकिन जो उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं वो तो इन्होंने क्रियान्वित ही नहीं की। जैसे आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए था। आपने संविधान लागू होने के बाद जो है फिर अलग अलग धर्मों के नियम कानून क्यों बनाए? आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बना के अवधारणा का पालन हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए, आर्टिकल 47 जो है, जो कहता है कि नशीली चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा हर फॉर्म की, इंक्लूडिंग ड्रग्स और खुद आबकारी खुद ठेके दे रही है। इन्होंने जो है, आप ठीक कह रहे हैं कि ठेके, आबकारी को ना कहें, सरकार ने वो दारू की दुकानें हर गली गली, कूचे कूचे में जो है ना फैला दी हैं। और जो रेवेन्यू की बात कह रहे हैं वो भी झूठी है, क्योंकि ये अपनी रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। जो एक्साइज कमिश्नर है वो इनको जो बैग पहुंचाता है वो रेवेन्यू इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर 1। और दूसरी बात है, जनता को दारूखोर बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो उससे वोट खरीद पाएंगे। अब सीधी सी बात है। तो मैं पूरी पॉलिसी पुरानी अडॉप्ट की है इन्होंने, कहीं कुछ उसमें नया नहीं है। सिर्फ गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज, उससे भी खतरनाक लोग आ गए। ये समझिए कि आप हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो अपने आप को महिमा मंडित करते हैं, अपने आप को विद्वान मानते हैं, इतने सारी जो है चैनल्स हैं, इतने सारे पत्रकार हैं, हम में से किसी विद्वान में ने जो है
देशभक्ति का काम करके लोगों को जागृत करने की कोशिश नहीं की। सर एक और ही आदमी था। ये सभी विद्वान इन राजनेताओं के चरण सेवक बनकर छोटे मोटे लाभ जो है ना कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माथे पर बेशर्मी से इन राजनेताओं के पट्टे लगाए हुए हैं और इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। तो ये विद्वान है या शुद्ध मामले में देखा जाए तो पत्थर तो है ये गद्दार जो हैं, है। टोटल गद्दार हैं। सर मैं आप एक किताब आपको जरूर कहूँगा, पढ़िएगा, एम एन रॉय। अच्छा। एम एन रॉय ये हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जिन्होंने 1914 में अनुशीलन ज्वाइन किया। बंगाल के, वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, और इन्होंने 6000 पन्ने का हमारा संविधान खुद का बनाया है, जो 1946 में उन्होंने नेहरू जी और इन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हम्म। पर उस आदमी के संविधान को नेहरू जी की लाइब्रेरी में दिल्ली में दबा दिया गया, रखा हुआ है आज भी। रेडिकल कम्युनिज्म पर है वो, मानवतावादी साम्यवाद पर है। इतना बेहतरीन संविधान है सर वो, 6500 पन्नों का, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यार वो था हमारा ओरिजिनल संविधान। चलिए, अब तो और ये संविधान यही है जो आपके सामने परोसा गया है। नहीं, ये तो परोसा गया है। चलिए, अब अपन इसको बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि जी। इस व्यवस्था को बदलने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि एज ए सिटिंग डीजी मैंने 2016 को अपने ऑफिशियल ईमेल से माननीय नरेंद्र मोदी जी को डिमोनेटाइजेशन के समय 18 पॉइंट बताते हुए एक पत्र लिखा था, और जिसमें हमने कहा था कि जो एक्सचेंज का ड्रामा है ये ठीक नहीं है। जब आपने जनधन योजना में सभी के अकाउंट खुलवा दिए हैं तो आप जो है जो बचे खुचे लोग हैं उनके यहाँ अधिकारियों को भेजिए और उनके घर पर ही उनके अकाउंट खुलवा दीजिए। फिर जिसके पास जितना पैसा हो वो अपने अपने अकाउंट में जमा करे, कोई एक्सचेंज बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो ना ये लंबी लाइन लगती ना कुछ लगती, और ये हम जब चाहते तब इन्वेस्टिगेट कर सकते थे कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है। राइट। और उसके बाद की जो लाइन है, यदि वो पैसा आया और उसके बाद कभी पैसा नहीं आया और पैसा निकल गया, तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन से बड़ी आसानी से अंदाज लगा सकते थे कि ये पैसा किसी दूसरे का था। तो सर जितना पैसा चेंज करने की जरूरत इनको ज्यादा थी, ये सत्ता में थे। इनके हाँ, इनको सब इनके तो इसका मतलब हम ये पार्टियों है, को अलग अलग देखते हैं। तो इसका मतलब गगन जी, मतलब ये है कि इवन डिमोनेटाइजेशन देश हित के लिए नहीं था, पार्टी हित के लिए था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए था। हाँ, चुनाव जीतने के लिए था। और दूसरी बात यह है कि ये सारे देश की इकोनॉमी का एक एक रुपये का हिसाब अपने जेब में कारपोरेट करना चाहता था कि किस पब्लिक के पास कितना पैसा है और किसकी नहीं, तो वो तो हो नहीं पाया ना। वो तो जो है ना, आपने एक्सचेंज कर दिया तो पब्लिक के पास कितना पैसा है ये तो खाते में जमा होता तो ज्यादा मालूम पड़ता। नहीं, जो उनको आकलन करना था कितना अपनी इकोनॉमी का, जिस तरीके से कारपोरेट, तो भाई जब आपको आकलन करना था तो पूरी तरह से अच्छा ही आकलन कर लेते ना, ये घटिया अधूरा आकलन क्यों करना था? इतनी भी ईमानदारी से नहीं करना था कि अपने गले का नाप दे देते। वो उनने पूरा जो इनका कटनी और ये इस तरह का मार्बल बेल्ट का जो पैसा है राजस्थान तक जो फैला हुआ है, गुजरात बॉर्डर तक, वहां का जो पैसा था बड़े बड़े फ्लैट नोटों से भरे हैं आज भी, 2000 के नोटों से। जो इनके हैं, अब इन लोगों में तो चाबी ट्रांसफर होती है कि जाओ फलाने शहर का फलाने नंबर का फ्लैट, ये चाबी पहुंचा दी, ये पेमेंट हो गया। वो फ्लैट भर के पैसे रहते हैं। अब तो ये बैंकों में भी नहीं जाते हैं। पहले प्रोनोट चलता था, अब वो प्रोनोट भी की तरफ भी नहीं जाते हैं। और दूसरी चीज, इन्होंने जो गोल्ड का उस समय में जो गोल्ड पे जो प्रतिबंध लगाने से पहले जितना इनको गोल्ड का ट्रांजेक्शन नंबर 1 में करना था और जो बनाना था पेपर, वो सारे बना लिए हैं। नहीं, तो मेरा तो दूसरी बात करना। चलिए, फिर मैं जो है 2017 में एज ए सिटिंग डीजी मैंने एक प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जी, जिसका नाम था क्राइम फ्री भारत। राइट। और उसमें 5 सर्टेनिटीज के साथ एक पूरा टेक्नो ड्रिवन जो है एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। राइट। जिसमें 5 सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए गांव के गवाड़ी की, जिसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है,
उसकी जो है ना एफआईआर दर्ज होगी। और कोई यदि झूठी और गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसी सर्टेनिटी से उसे प्रोसिक्यूट करते हुए जेल भेजा जाएगा। राइट। फिर जी दूसरी सर्टेनिटी उसकी थी कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर को आज की तुलना में 1000 गुना ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठे करने में मदद करेगा, अकाट साक्ष्यों को, जो आज की पुलिस संभवतः सोचने की भी स्थिति में नहीं है। ठीक है ना। हम्म और हम्म, चालान जो है वो 15 दिन की अधिकतम अवधि में कट जाना चाहिए। राइट। जी और जी फिर इसके बाद तीसरी सर्टेनिटी उसमें थी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रायल होगा। और उस जी। ट्रायल के तहत जो है इतने चीजें सेंसर्स वगैरह लगे रहेंगे कि यदि अभी तो आपने माननीय कोर्ट में जरूर देखा होगा, आप तो खुद वकील है ना शायद। मेरे पापा भी एडवोकेट है, मेरी पूरी फैमिली लॉ फील्ड से ही है। तो मैं ये और कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि क्या जो है मछली बाजार बना होता है कोर्ट में। और जी कई बार ये महसूस होता है कि जज महोदय सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं वकील नहीं हूँ, हाँ। तो मैं लॉ करते करते मेरा रह गया, मैं बिल्डर्स के तो काम में आ गया तो था। आपने देखा तो जरूर होगा, देखा तो जी जी जरूर नहीं, मैं होगा। पूरा, मैं पूरी प्रोसेस, मैं अपने केस खुद ही ड्राफ्ट करके लेके जाता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे जब आप अपना केस पेश कर रहे होते हैं तो जज महोदय का ध्यान कहीं रहता है, एकदम मछली बाजार बना रहता है। और ये समझ में नहीं आता है कि जज महोदय को सुनाई भी दिया कि नहीं दिया। एक बड़ा अजीब सा माहौल मछली बाजार जैसा रहता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है वो इतना जी पावरफुल होगा कि यदि आपको जी। पसीना आ रहा है तो वो आपका क्लोजअप लेके उसको भी कोर्ट को बताएगा कि देखिए आपके गवाह को पसीना आ रहा है, इसकी टांग कांप रही है। उसमें कोई हम्म यदि फर्जी दस्तावेज यूज किया जाएगा तो उसका हम्म, बैकएंड इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे वेरीफाई करके न केवल जी। मजिस्ट्रेट को बताएगी कि यह दस्तावेज फर्जी है जो आपके सामने पेश किया गया है, बल्कि उन धाराओं के साथ कोर्ट से निवेदन करेगी कि आप इसका संज्ञान भी लीजिए। इतना सर पावरफुल होगा। आप जो ये सिस्टम कह रहे हैं ना, आपने जैसे नोटबंदी का कहा, ये वाला सिस्टम का, ये एक भी सिस्टम ये गवर्नमेंट या इस सिस्टम से बैठे हुए लोग अभी मैं उसी पे कभी आ रहा हूँ, फॉलो नहीं अभी पहले करेंगे। पहले सिस्टम बता देता हूँ, फिर जो आप कह रहे हैं उस बात हम्म, पे भी आऊंगा। ठीक है ना। जी जी तो जी। ये जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर, 30 दिन की अधिकतम अवधि में आपको न्याय मिल जाएगा। राइट। ये इसकी तीसरी आ, सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी है, प्रस्ताव नहीं है। जी राइट। जी फिर चौथी जी सर्टेनिटी है कि एक डिजिटल चित्रगुप्त, हालांकि मैंने उसका एक ड्राफ्ट कानून बना के भी इनको 2020 में भेजा, जो कि राइट टू प्राइवेसी गारंटी कर रहा है। बट राइट टू जी प्राइवेसी इज लिमिटेड। यदि कोई व्यक्ति जी अपराध करेगा तो ये जी। डिजिटल चित्रगुप्त ही उसकी एफआईआर दर्ज करा देगा, पूरे एविडेंस उसके पास होंगे, एविडेंस भेज देगा एंड विल मेक इट श्योर कि 30 दिन के बाद आप जेल में सड़ो। राइट। हम्म तो हम्म ये डिजिटल चित्रगुप्त के पास ढेर सारे सोर्सेज से, इंक्लूडिंग क्राउड सोर्सिंग से, सीसीटीवी से लेके ढेर सारी बाकी चीजों से इतना हम्म इनपुट 360 डिग्री में हर अपराधी के बारे में पहुंचेगा कि जब अपराधी अपने घर से अपराध करने निकलेगा हम्म, तो सिस्टम को ये अनुमान हो सकेगा कि ये अपराध करने निकला है, इसके साथ में ये व्यक्ति है, ये किस साधन से निकला है, इसके पास घातक हथियार है कि नहीं है, और ये कोई हिंसा करने की स्थिति में तो नहीं है। और सिस्टम को जब चूंकि इतनी सब चीजें मालूम होंगी तो स्मार्ट इंटरवेंशन के तहत आने वाले 5 साल में 99% केसेस को अपराध घटित होने के पहले रोका जा सकेगा। तो अब इस चौथी सर्टेनिटी से, और इसमें जो है राइट टू प्राइवेसी भी दिया जा रहा है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी सज्जनों के लिए है। यदि कोई व्यक्ति अपराध घटित कर देगा तो राइट टू हम्म, प्राइवेसी की जगह जो है ए राइट टू जो ना कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड विद द हम्म। सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टेनिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सर्टेनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन विद इन 45 डेज, वो व्यक्ति जेल में सड़ने पहुंच जाएगा। राइट। सीधी सीधी बात है, आपराधिक प्रवृत्ति का होने पर आपकी सारी मौलिक आजादी से लेके सर्दिक आजादी सब कुछ छीन ली जाएगी। नहीं, कुछ नहीं छीन रहे हैं, सर्टेनिटी के नहीं, साथ आपको छीनना तो न्याय। जरूरी है ना सर, कुछ नहीं छीन छीनना रहे। जरूरी है। पहुंच जस्ट पहुंच जस्ट पहुंच। मैंने कहा कि जी सर्टेनिटी के साथ हम उसे वो कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। जी तो जी मैं समझ गया। तो अब इसके बाद जब आपको हर अपराधी के बारे में हर चीज मालूम है तो आप जो है उसे अपराधी क्यों बने रहना चाहते हैं। तो फिफ्थ सर्टेनिटी थी सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन।
ऐसा। और इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम थी, और रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी है कि हम जो है देश को कर मुक्त कर देंगे। इसके बावजूद भी 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू, आज जो सरकार का रेवेन्यू है इससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू ये क्राइम फ्री भारत का सिस्टम क्रिएट करेगा। तो देश कर मुक्त भी हो जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर हर चीज के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध होगा। ऐसा सिस्टम इसका बनाया गया था, ठीक है ना। सर, आप ये मैं कल अब इसको आगे आगे सुनो, जो महत्वपूर्ण है, एक लाइन 2 लाइन ये भी बहुत महत्वपूर्ण। जी जी 2017 में इसे भेजा गया था, इसके ऊपर विचार करते हुए 2019 में, इसमें बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, पीयर ग्रुप रिव्यू होता है, सभी स्टेट में भेजा जाता है। जी। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, और अरे वाह। 2019 से मैथिली शरण गुप्त ही इस प्रोजेक्ट के हेड हैं। जी 2019 से मैं ही इसका हेड हूं। लेकिन जी मुझे ये बात समझ में आ गई कि जिस देश के राजनेता जी। स्वयं अपराधी हैं, वो जो आपने बात कही है कि वो अपराध मुक्त भारत बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे, नशा मुक्त नहीं चाहेंगे, दल मुक्त नहीं चाहेंगे, अपराध मुक्त नहीं चाहेंगे। इनको तो हमको प्लाऊ मार के काम नहीं चलेगा, अब तो टूटेन लगा के उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हमने क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया, और जी उसके जो है ना 21 ऑब्जेक्टिव जो कि हमेशा रिफाइन होते रहते हैं, और एक जी पूरा मॉडल बनाया जिसके तहत जो है बिना 5 पैसे खर्च किए 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। और उसमें छोटी सी ऊर्जाकृत करने की प्रक्रिया है, संकल्पित करने की प्रक्रिया है, और शपथ की प्रक्रिया है, और बहुत साधारण है, किसी के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो आप जानना चाहेंगे उसे? मैं रात से स्टडी कर रहा हूँ, करीब 3 बजे रात से मैं आपकी पूरी वीडियो देखा मैंने। हम्म चंद्रगुप्त की वाली थ्योरी देखा, हम्म। कि भाई कैसे हमें चंद्रगुप्त बनाना है, कि ये सारी अभी 2-3 क्राइम। दिन पहले हमने चंद्रगुप्त की शपथ भी जारी की है, अभी 2 जी, शपथ जारी होना दो बाकी दिन है। पहले, दो एक 3 दिन पहले किया, एक वीडियो जारी, एक 2 दिन पहले किया है। हाँ 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 हाँ। जी, मैंने सारी चीजें देखी। और मैंने क्या होता सर, मैं जैसे मैं रात को भी बात कर सकता था, मगर मैं जबकि मेरे से पवन भाई ने मेरे से चर्चा किया था, गगन भाई जिस टीम पे तुम काम कर रहे हो छिंदवाड़ा में, हम्म। तुमको इन आदमी इनसे मिलना चाहिए। तो मैं आपसे मिलने गया था भोपाल, मगर उस दिन पवन भाई का फोन लगा नहीं। हम्म। तो मैं मजबूरी में फिर वापस आ गया, मेरे को जल्दी आना था। तो नहीं, फिर लेकिन मेरा मुझे, मेरा मोबाइल नंबर तो हर जगह रहता था, हर जगह आप चाहते तो आपको जो है ना नहीं मुझे नहीं सीधे नहीं, बात मुझे कर सकते ये हैं। सब, ये वेबसाइट वगैरह तो मेरे को कल पता लगी आपकी, सब ये यूट्यूब वगैरह। हाँ हाँ। उन्होंने सिर्फ मुझे नाम बताया था। जी 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 जी। तो मैं बड़ा उनसे ये भी बोला कि ये तो एक कवि थे यार, मतलब नहीं, बोले ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। ओके। तो मैंने कहा ठीक। मैं फिर बात आई गई हो गई, फिर मैं बीच में भोपाल जब गया तो मैंने उनको फोन लगाया कि मैंने कहा मिल लेता हूँ। हम्म। तो आपसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। और एक हमारे यहाँ पे वरद मूर्ति मिश्र करके एसडीएम रहे हैं छिंदवाड़ा, जी वो भी आजकल कोई वहाँ पे सोशल वर्क ज्यादा करते हैं। जी। तो उनसे भी मिलना था, तो वो भी उस दिन वहाँ नहीं थे, आधे गांव कहीं गए हुए थे वो। ओके ओके। तो आपको तो जो है ना उनके, ये सब व्यवस्था कैसी लगी, चंद्रगुप्ती व्यवस्था और बाकी व्यवस्था? मुझे आपके काम पे कहीं मतलब कोई खामी ही नहीं है सर। मैं तो इस बात को, हमारा परिवार इस बात का इतना बड़ा भोगी है, इतने हमने उस त्रासदी को इतना करीब से झेला है। क्योंकि हमारे दादाजी छिंदवाड़ा के फर्स्ट वो थे, जब 1936 में पहला चुनाव हुआ तो उसके विधायक दादाजी थे। जी और सन 50 में सन 36 में नेहरू जी छिंदवाड़ा 4 दिन रहे उनके चुनाव में। जी। दोनों दोस्तों ने जाके पातालकोट से बादल भोई को लेके आए, हम्म। जीप से। गाड़ी के लाइट फ्यूज हो गए तो नेहरू जी टॉर्च दिखा रहे और बैरिस्टर साहब गाड़ी चला रहे। वो दोस्ती थी नेहरू जी से उनकी। और जी सन 50 में नेहरू जी से उनका विवाद हो गया। जी जी। तब जो है ना उन्हें जो है ना सब देश के लिए घातक चीजें बनाना थी, तो अच्छे लोगों से तो विवाद होना ही चाहिए था नहीं, ना। विवाद, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। जी। और कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका आखिरी वक्तव्य है कि मैं मुर्गा छाप से निर्दलीय खड़ा होता हूँ। हम्म। और निर्दलीय खड़े हुए वो। और हम्म। उन्होंने कहा कि मैं मुर्गा छाप चिन्ह ही इसलिए लिया हूँ कि हम आज़ादी की जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जो हम इस इंतजार में थे कि भाई अब देश की हम अपने संरचना करेंगे, तो ये जो आज़ादी हमने ली है, गांधी के विचारों की हत्या करके ली है। और चलिए।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हम आज़ादी के परवानों का जो कारवां लौट गया मंजिल पे आके। ये तो आदमी जब भूखा उठता है तो बोले सबसे पहले जो मुर्गा बांग दे के उठाता है उसी को खा लेता है। हम्म। तो तो चौधरी साहब, मैं आपको इसकी लिंक भेजता हूँ। आप जी ऐप के माध्यम से जुड़िए और जी स्वयं चंद्रगुप्त बनना चालू करिए, ठीक है ना। जी जी और मुझे लगता है कि हम लोग बड़ी आसानी से, जी यदि अपने संकल्प को पूरा करेंगे। यदि आपने हमारे वीडियो सुने हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे दोहराने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जी उन जी सब चीजों से और उस रेखा गणित से और उस जी शपथ से और पूरे जो जो पूरा चीज बनाया गया है, जी यदि हम लोगों को उनके पास बैठ के संगोष्ठी करके यदि जोड़ पाएंगे तो 9 दिन में हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम बड़ी आसानी से अपने छत पर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में जो है संकल्प लेंगे, तो जब मतदाता ही अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में संकल्प लेगा तो ये दुष्ट राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। तो सर सभी मैं एक पार्टियों के चीज सभी राजनेता पराजित होंगे, बशर्ते जी हम जो है ऊपर सोचने के बजाय नीचे की तरफ ज्यादा एनर्जी लगाएं, संगोष्ठियां करें, लोगों को जोड़ें। और एक ट्रांसपेरेंट तरीका ऑलरेडी दे दिया गया है कि आप कैसे चंद्रगुप्त बनेंगे। चंद्रगुप्त का जो है ना डेली रिकॉग्निशन का सिस्टम उसमें है। तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है। और जो व्यक्ति इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, जो चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, उन्हें किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज से बढ़ जाएं। जो सबसे ज्यादा लोग 543 लोगों को जोड़ेगा वो जो है ना चंद्रगुप्त, संसदीय चंद्रगुप्त कहलाएगा। उसे अपने आप टिकट मिल जाएगा, वो बिना खर्च के जीत भी जाएगा। अब बताइए, इससे ज्यादा चौकी और क्या व्यवस्था हो सकती है। सर मैं आपकी कहीं किसी बात से मतलब असंतुष्ट होने वाली बात ही नहीं है। बस मेरा एक ही कहना था कि जी हम जो भी काम कर रहे हैं, जी। क्योंकि अब देश देश किसी एक जाति या एक समाज का नहीं है। जाति और धर्म को तो इन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांटा है। और जो जिस जाति और धर्म का ठेकेदार बना है वो उसी का दोहन कर रहा है और उसका ही बुरा कर रहा है। तो ये जाति और धर्म इन दुष्ट राजनेताओं की अपने लाभ के लिए तोड़ने की